गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा और सीखा भी कि किसी विद्युता उदासीन पदार्थ पर आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो आपने देखा था कि जब किसी विद्युता उदासीन पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ छेड़छाड़ करते थे, जब पदार्थ को छेड़ते थे, क्या होता है? आपको भी हम लोग, मान लीजिए आप है, आपको कोई छेड़ देता है तो आप आवेशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा होना मतलब आप पे आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है। उसी पदार्थ जब किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो पदार्थ भी आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित। अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि छेड़छाड़ कैसे होता था? तो या तो पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे देते थे या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। इन दोनों ही स्थिति में पदार्थ आवेशित होता था। आपको याद होगा कि अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, और अगर पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे देते थे तो उस पर निगेटिव चार्ज आता था। लेकिन प्रश्न यह है कि जब हम लोग आवेश निकाल रहे थे तो उसके लिए एक शर्त था। शर्त यह था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित संख्या के रूप में निकाल पाते थे। यानी जब भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो वहां पे जो संख्या था वो पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। यानी किसी भी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, चार इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कभी आपने एग्जाम्पल देखा क्या कि किसी पदार्थ से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 1.8 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? नहीं, ये नहीं देखे। मतलब हम लोग देखे कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। उन दोनों स्थिति में जो संख्या था वो पूर्णांक था। पूर्ण संख्या को हम लोग निकालते या दे रहे थे। इसी शर्त को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे एल्युमिनियम एक तत्व है। एल्युमिनियम सुने हैं, धातु है, मेटल्स है। इसकी परमाणु क्रमांक 13 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 3। ठीक है, तो इससे हम क्या किए कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये होगा तो इसका स्टेप बच जाएगा। तो अब हो गया एल्युमिनियम 3+। अगर एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बन गया? एल्युमिनियम 3+। तो यही ना आपका आवेश है। ये क्यों हुआ? तो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से। इलेक्ट्रॉन कितना निकाले? 3। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कभी आपने ऐसे देखा क्या कि एल्युमिनियम से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया और एल्युमिनियम पे 2.5+ आ गया? ऐसा कभी देखे हैं? ये तो वही बात हो गई कि क्लास से हम बोले कि 1.5 लड़के बाहर जाओ, तो क्या 1.5 लड़के बाहर जा सकते हैं? ढेर नहीं बोल रहे हैं, 1.5 मतलब 1.5। अगर हम बोले कि इस क्लास से 3.5 लड़का यानी 3.5 लड़का बाहर जाओ, तो बोलो क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है? या तो 3 लड़के बाहर जाएंगे या 4 लड़के बाहर जाएंगे, या उतना लड़के अंदर आ सकते हैं। यानी जब भी क्लास से हम लड़के को बाहर भेजे या बाहर से लड़के क्लास में, उनकी संख्या क्या होती है? पूर्णांक। वैसे ही इसमें भी होता है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाए या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाए, इन दोनों स्थिति में जो संख्या होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। यानी कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा, यानी ये क्या है? गलत। तो यही चीज देखे ना, तो यहाँ 3 क्या है? पूर्णांक संख्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त आवेश। ये क्या है? मुक्त आवेश। ये एल्युमिनियम पे मुक्त आवेश है। और इस पे थोड़ा गौर करते हैं। 3 क्या है? 3 यहां क्या है? पूर्णांक संख्या।
3 क्या है भाई? पूर्णांक संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ये आवेश की मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। जब भी किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हुआ है तो उसका मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। मुख्य कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा गौर करके देखिए, यहाँ पे किसी पदार्थ पर जो मुक्त आवेश है वह पूर्णांक संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। तो यही इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार क्या देखें अभी? किसी पदार्थ से मुक्त आवेश, किसी पदार्थ से मुक्त आवेश हमेशा, किसी पदार्थ से मुक्त आवेश हमेशा आवेश के मूलभूत इकाई, आवेश के मूलभूत इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में, पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। ठीक है, स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ से मुक्त आवेश, यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश हमेशा आवेश की मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकीय गुणज के रूप में होता है। यानी इसी बात को हम लिख सकते हैं अर्थात, क्या लिख सकते हैं? अर्थात मुक्त आवेश, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ना, आवेश की मूलभूत इकाई कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश की मूलभूत इकाई इलेक्ट्रॉन, और इसके कैसे गुणज होता है? पूर्णांकी। यहां पूर्णांक संख्या ले लीजिए, पूर्णांकी गुणज तो पूर्णांक संख्या। अब देखो, आप सभी को पता है आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? Q नहीं, और आवेश जो होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो वहां प्लस रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस होगा। और पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? N, और इलेक्ट्रॉन को E। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस Ne। तो आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र हो गया Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ठीक है, तो जो N है वो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है -6, -7, -8, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक? प्लस इंफिनिटिव, और ऋणात्मक में होता है माइनस इंफिनिटिव। तो माइनस इंफिनिटिव से लेके प्लस इंफिनिटिव तक होगा। कैसे? डॉट 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 -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसका मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बट थ्योरेटिकली ये मान होगा। लेकिन अच्छा ये बताओ कि कभी हम इलेक्ट्रॉन को माइनस में जाकर आवेश दे सकते हैं? माइनस में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? किसी पदार्थ से हम लोग माइनस में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते हैं। कि निकाल लेंगे? नहीं ना। या हम क्या है कि माइनस में इलेक्ट्रॉन ना निकालेंगे और ना ही माइनस में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर हम कहें कि किसी इलेक्ट्रॉन से -2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या -2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये गलत होगा। तो प्रैक्टिकली अगर कहे तो जो हम लोग N लेते हैं उसका पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। कैसे? पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया तब पर भी N का मान 2 होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब पर भी N का मान 2 होगा। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं यहां पे, जहां N क्या है?
जहां n पूर्णांक संख्या है। और प्रैक्टिकली जो यहां पे यूज करेंगे वो कैसा पूर्णांक संख्या होगा? पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिव संख्या लेंगे, ठीक है। और e का मान जो होगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इतना लेंगे। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग परिमाण लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? परिमाण। और नोट कर लेंगे हम लोग कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चूंकि धनात्मक होगा तो वहां लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस एन, और जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो Q इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय इसको चेंज नहीं करना है। n पूर्णांक संख्या होगा तो पूर्णांक देखिए माइनस में भी होता है, बट प्रैक्टिकली ये संभव है सिर्फ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना और लेना है, इसलिए पॉजिटिव। और E जो है, E का मान कितना लेना है? 1.6। E का मान कितना लेना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब नोट करके देखते हैं। नोट 1 नंबर, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। त्याग करता है मतलब यदि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है। एक ही बात हुआ, अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये दोनों बात एक ही है। और जब भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे या पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो पदार्थ पे कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, पॉजिटिव ना। तो यहां सूत्र लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस एन। क्या लिखोगे भाई? Q इक्वल टू प्लस एन। और दूसरा नोट, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करना मतलब ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। ग्रहण करता है। देखो इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देना और पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेना, ये दोनों एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। तो उस स्थिति में कैसे आवेश आते हैं? माइनस। तो फिर सूत्र हो जाएगा Q इक्वल टू माइनस एन, ठीक है। अब देखो आपके सवाल का जवाब यहां मिल गया है। अब आप सोच रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो अच्छा ये बताओ, विद्युता उदासीन था, इलेक्ट्रॉन दे दिया हम पदार्थ को तो उसमें माइनस आवेश आ जाता है, तो माइनस लिखे ना। तो इलेक्ट्रॉन के नेचर की वजह से ही माइनस हुआ। मान लो यहां भी माइनस ले लिए कि माइनस चिन्ह होता है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद फिर माइनस ले लिए, एक ही बात 2 बार हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। अब एक छोटा सा यहां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ पे आवेश जो है वह तभी संभव है जब उससे निकाले गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? पूर्णांक नंबर होगा, ठीक है, पूर्णांक संख्या होगा। तो अगर क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ पर 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम्ब आवेश हो सकता है, क्या क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ पर 4.8 गुने 10 के पावर -20 कूलम्ब आवेश हो सकता है? तो इसका जवाब ना आप दीजिएगा और ना हम देंगे, इसका जवाब कौन देगा? तो इसका जवाब देगा ये सूत्र, ठीक है। तो ये सूत्र कैसे जवाब देगा? तो हम निकाल देंगे n का मान। अगर n का वैल्यू पूर्णांक संख्या आया तो बोलेंगे हाँ आवेश का यह मान संभव है। अगर n का मान पूर्णांक संख्या न आकर दशमलव आ जाता है या कुल मिलाकर अगर कहे टोटली कि पूर्णांक संख्या नहीं आता है तो बोलेंगे आवेश का यह मान संभव नहीं है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि n का मान क्या आता है। तो जब क्वेश्चन को हम लोग पढ़े तो यहां से कुछ डाटा हम लोग को दिखा, ठीक है। तो डाटा क्या था लिखते हैं यहां पे आंसर। तो यहां पे कुछ दिया गया है,
कुछ यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया आपको पता है? पहले कि आवेश कितना है, तो आवेश है 4.8 गुणे 10 के पावर -20 कूलम, यही दिया गया है। और ई का मान हम सभी जानते हैं, कितना लेना है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और हमें चाहिए एन का मान, यही डिसाइड करेगा कि आवेश का मान संभव है या नहीं है। और Q इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो सूत्र होता था, प्लस एनी और माइनस एनी। तो यहाँ तो बोला ही नहीं कि दिया गया है कि लिया गया है। तो जब कुछ ना बोले कि पदार्थ पे आवेश दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया गया है या इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो उस स्थिति में हम लोग लेके चलते हैं पॉजिटिव। जब कुछ पता ना हो, कहीं की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। कहा जाता है कि इंसान जो सोचता है वही होता है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ले लिया जाता है। जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे प्लस चार्ज मान लेते हैं, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लस और माइनस जब अपने मन से चुनना हो तो हर इंसान पॉजिटिव को चुनता है, कोई निगेटिव चुनना नहीं चाहता है। अगर आप ही से, जैसे फिल्म कहीं बन रहा है, आप ऑडिशन देने गए हो, तो हर किसी का फर्स्ट चॉइस होता है कि हम उस फिल्म का हीरो बने, मतलब पॉजिटिव रोल में रहे। कौन विलेन बनना चाहता है? मजबूरी होती है कि लोग विलेन बनते हैं या विलेन का किरदार निभाते हैं। समझ गए? तो आइए देखते हैं। Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एनी, तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, और Q का वैल्यू कितना है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19। अब भागा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है? -20, और फिर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये 3 बार में कटेगा तो 3, और ये ऊपर जाएगा तो +19 में से 20 घट गया तो 10 टू द पावर -1, ये वैल्यू आया। तो यहां तो n का मान 3 पूर्णांक संख्या हो गया ना, तो आप बोलोगे आवेश का यह मान संभव है। और ये आपका बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये 3 पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर 3 गुणे 10 होता तो पूर्णांक बोलते, क्योंकि 30 होता। लेकिन यहां ये क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3 इंटू 1/10 इसको, तो ये तो हो गया 0.3 ना, क्या हो गया? 0.3, और 0.3 जो है ये पूर्णांक नहीं है। 0.3 पूर्णांक संख्या नहीं है, और पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब आवेश का यह मान संभव नहीं है। तो अतः आवेश का यह मान संभव नहीं है। आवेश का यह मान संभव नहीं है। समझ में आया आप सभी को? अगर यही यहां पे 3 आ जाता, या मान लो 30 आ जाता है, या 300 आ जाता, यानी जब पूर्ण संख्या आता, तो बोलते कि हाँ आवेश का यह मान संभव है। पर हमें नहीं लगता है कि उस पर भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। आप समझ गए? हम सिर्फ यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे आपको कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप समझ गए होंगे आवेश का मान संभव है या नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप n निकाल दो। अगर n पूर्णांक आता तो बोलेंगे हाँ संभव है। अगर दशमलव में आ गया, बटा में आ गया, तो बोलेंगे आवेश का मान संभव नहीं है। समझ गए ना? अब देखते हैं अगला थ्योरी। और हाँ, अब हम लोग देखेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। कौन सी थ्योरी? आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो इस थ्योरी को थोड़ा से देर के लिए रोकते हैं और आपको ले चलते हैं आपके 11 क्लास में। तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्या पढ़े थे? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। और यहां पढ़ना है हम लोगों को, यहां पर हमको बताना है आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है? याद आ रहा आपको? चलिए हम आपको बताते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऐसे संरक्षण का मतलब होता है नियत, और नियत का मतलब होता है जितना पहले हो उतना ही बाद में हो, न घटा हो न बढ़ा हो।
तो उसको हम लोग बोलते हैं नियत। ठीक है, जैसे हम लोग पॉकेट में 100 रुपए लेकर मार्केट गए और मार्केट में ना कुछ खरीदे और ना ही कुछ खाए और पैसा वापस 100 रुपए लेकर आ गए, तो उस दौरान को हम बोलेंगे कि पैसा मेरा नियत था। क्यों? क्योंकि जितने पैसे हम लेके गए थे उतने पैसे लेके आ गए, तो वहां पैसा क्या था? कांस्टेंट था। जैसे हम लोग का क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जितने बच्चे आते हैं, क्लास खुलने से पहले क्लास में स्टूडेंट कितने थे? 0। फिर जितने बच्चे आते हैं फिर उतना पढ़ के चले जाते हैं। तो जितना आया, अगर क्लास में 100 स्टूडेंट आया और 100 चल गया, 100 ही आया और 100 चला गया, तो क्या बोलेंगे? वहां पे क्लास में आने वाले स्टूडेंट का नंबर क्या है? कांस्टेंट है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, और इसी कथन को हम लोग बोलते थे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। आपको याद आ गया होगा। और यहां है आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो यहां बोलेंगे हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जाता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जाता है। इसी कथन को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो चलिए कथन लिख लेते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या अभी समझे आप? क्या समझे? आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, न तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है और नहीं इसे, और ना ही इसे, ना ही मतलब नहीं, और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। आवेश को क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ आवेश को क्या करेंगे? बोलिए, क्या करते हैं हम लोग? आवेश को सिर्फ एक वस्तु से, आवेश को सिर्फ एक वस्तु से, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी कथन को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। इसको हम लोग समझेंगे कैसे? कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ये कथन समझ में आ गया? चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे साधारण नमक को हम लोग क्या लिखते हैं? NaCl, और इसको अगर घटक में तोड़ दे तो होता है सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। ये साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम आयन, ये क्लोरीन आयन। तो जब हम लोग साधारण नमक खाते हैं तो क्या होता है? इसे झटका मारता है बिजली का? नहीं ना। इसका मतलब है कि उस पे साधारण अवस्था में कोई चार्ज नहीं होता है। नमक पे साधारण अवस्था में कोई चार्ज नहीं होता है।
तो इस नमक पर साधारण अवस्था में कुल चार्ज कितना है? 0 कूलम। कितना चार्ज है? 0 कूलम। ऐसे अगर केमिस्ट्री की भाषा से कहे तो किसी भी पदार्थ का जो अणु होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उस पे नेट चार्ज 0 होता है। कितना होता है? 0। जैसे H2O, तो H2O पे नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0। किसी भी मॉलिक्यूल पे, जैसे H2O है, इस पे नेट चार्ज 0, CO2 है, इस पे 0, उसी तरह NaCl पे भी कितना होगा? 0। साधारण अवस्था में भी है। अब चेक करते हैं RHS को। ये इस पे आवेश कितना हो गया? 0 कूलम। अब RHS देखते हैं, तो RHS पे कितने हैं? 2 है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। सोडियम, जो सोडियम आयन है, इस पे रिलेटिव चार्ज है +1। कितना है भाई? +1। और इस पे है -1। तो +1 और -1 कितना हो जाएगा? 0 कूलम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो LHS में कितना चार्ज था? 0 कूलम। और RHS में भी कितना हो गया? 0 कूलम। तो यहां पे बोलो, जबकि इधर देखे तो कोई चार्ज नहीं है, प्लस इधर प्लस माइनस कुछ है नहीं है। इधर दो टूट के बन गया, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में। ये जो नमक था NaCl, इधर टूट गया, विघटित हो गया, और विघटित होकर क्या बना? सोडियम प्लस और Cl माइनस। तो पार्टिकुलरली अगर देखे दोनों घटक को तो चार्ज है, अलग अलग दोनों को देखे तो चार्ज है, इस पे धनात्मक और इस पे ऋणात्मक। लेकिन जब पूरे RHS को देख रहे हैं तो फिर कितना हो गया? 0। मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में 0 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। जैसे इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं E-, ठीक है। और पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पे आवेश बराबर होता है। यहां पे E- क्या है? इलेक्ट्रॉन। और E+ क्या है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पे आवेश बराबर होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 इस पे होता है, और इस पे होता है +1.6 × 10⁻19। तो दोनों पे चार्ज बराबर होता है और परिमाण क्या होता है? दोनों पे परिमाण, चार्ज का परिमाण बराबर होता है और चिन्ह यानी प्रकृति विपरीत होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलकर विद्युता उदासीन हो जाते हैं, और फिर बनता है यहां पे ऊर्जा। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। तो LHS देखते हैं हम, LHS में कुल चार्ज कितना है? तो Q। तो LHS में है -1 और यहां पे है +1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 कूलम। और RHS देखें तो एनर्जी है, तो ऊर्जा भी चार्ज नहीं होता है। यहां पे ऊर्जा भी क्या है? तो ऊर्जा का चार्ज यहां पे 0 कूलम, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। समझ गए? तो यहां भी दोनों में क्या रहा? चार्ज बराबर रहा। एक और एग्जांपल अगर ले लें हम, ये नाभिकीय विखंडन से, रेडियो सक्रियता से हम ले रहे हैं। जैसे यूरेनियम का नाम आप सुने होंगे, यूरेनियम बहुत अच्छा रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-238, ये बहुत अच्छा रेडियो सक्रिय तत्व है। तो हम ले लेते हैं यूरेनियम 92-235 और इस पे प्रहार कर देते हैं न्यूट्रॉन से। किससे प्रहार कर दिए? न्यूट्रॉन से। इस यूरेनियम 92-235 पे किससे प्रहार कर दिए? न्यूट्रॉन से। तो अब क्या होगा कि यूरेनियम टूट जाएगा। जब इससे आके, यूरेनियम है रेडियो सक्रिय तत्व, ऐसे भी ये अपने आप टूटेगा, लेकिन जब आके न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये तेजी से टूटेगा। और ये टूटता है, बैरियम बनता है। टूटने के बाद क्या बनता है? बैरियम। बैरियम का होता है परमाणु क्रमांक 56 और इसका परमाणु भार जो है हो जाएगा 144। और फिर बनता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का होता है परमाणु क्रमांक 36 और यहां पे हो जाएगा परमाणु भार 89। ठीक है, और उसके बाद बनता है 3 और न्यूट्रॉन बनते हैं। 3 और न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से अटैक किए थे,
3 न्यूट्रॉन और फिर साथ में रिलीज होता है ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, तो यहां भी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो यहां भी देख लेते हैं। यहां अगर हम LHS देखें तो LHS का टोटल चार्ज आपको पता है, यहां पे एलिमेंट लिए है तो यहां परमाणु क्रमांक है 92 और न्यूट्रॉन के लिए 0 लिए है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहे? तो 92 इलेक्ट्रॉन हो गए यूरेनियम के लिए और 0 हो गए न्यूट्रॉन के लिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 92 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें चार्ज कितना हो गया? 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी अगर हम कहें तो हो गया 92 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस इतना कूलम चार्ज रहा। अगर उसी तरह हम RHS चेक करें, यहां पे दूसरा वर्ड है RHS, तो ये टूटा है 4 पार्ट में। देखो, बैरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पे बैरियम के परमाणु क्रमांक कितना है? 56, मतलब इसमें 56 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टॉन का है 36, तो इस पे 36 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो 3 गुने 0 करोगे तो फिर 0 हो जाएगा और ऊर्जा पे कोई चार्ज नहीं। तो फिर यहां हो गया 92 इलेक्ट्रॉन, और 92 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -92 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इसका LHS देखो यहां पे और इसका RHS देखो यहां पे। ठीक है, तो ये LHS और ये RHS, जबकि अगर देखें यहां पे पूरे रिएक्शन को देखें, पूरी घटना को देखें, तो बहुत सारा चीज परिवर्तन हुआ है। नहीं, ये पदार्थ बदल गए हैं। जैसे पहले यूरेनियम था, बैरियम और क्रिप्टॉन है उधर, तो ये सभी चीजें बदली, लेकिन क्या नहीं बदला? तो LHS में जितना चार्ज पहले था उतना ही अभी भी है। तो इन सभी एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि आवेश क्या होता है? नियत होता है। यानी पदार्थ भले ही बदल रहे हैं, पदार्थ बदल रहे हैं, लेकिन आवेश नहीं बदल रहा है। पदार्थ बदल रहे हैं, देख लो आप, जैसे यहाँ पे यूरेनियम था, इधर बैरियम और क्रिप्टॉन हो गए, तो पदार्थ बदल रहे हैं लेकिन आवेश नहीं बदल रहा है। तो हम लिख देंगे, अतः ऊपरी उदाहरण से स्पष्ट है कि आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको? तो चलो इस तरह से ये हो गया। अब रहा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में, तो क्या इतने सारा लिखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल मत लिखिएगा इतना, सिर्फ स्टेटमेंट दे दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? स्टेटमेंट। क्या था स्टेटमेंट? आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इतना लिख के और कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा। 3 एग्जाम्पल लिए तो कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा। आपके 2 नंबर के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसके लिए काफी है इतना। ठीक है, तो आज इतना ही, और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, घर पे पढ़िए और पूरी लेक्चर को सुनने के बाद ही नोट करें। स्क्रीनशॉट लेकर लिखने से ना ही आपकी पढ़ाई होगी और ना ही आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।